हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है सभी का पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम क्लास पर। साइंस जी के यहाँ पर हम 3 बजे करते हैं। तो यहाँ पर टॉपिक नंबर 21 चल रहा था हमारा। 21 का 1 जो पार्ट है हम कर चुके हैं। 21 का 2 पार्ट है यहाँ पर हम करेंगे, और इस 2 पार्ट के कुछ ही क्वेश्चन यहाँ पर ऐड हो रहे थे, तो मैंने सोचा 22 के भी कुछ क्वेश्चंस आज ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो 21 का टॉपिक हमारा चला हुआ था, ये चला हुआ था जैविक विकास और आनुवांशिक। जैविक विकास और आनुवांशिक हमने टॉपिक किया था, और इस टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग थे, आज कर लेते हैं। और इससे पहले वाली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। तो जल्दी से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जुट जाइए फ्रेंड्स सभी। स्वागत है सभी का पूजा डागर जी की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था? तो यहाँ पर जो साइंस की हम डेली प्रैक्टिस करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपका साइंस से नहीं गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर टॉपिक वाइज कर रहे हैं हम सारा साइंस, और साइंस का कोई क्वेश्चन, किसी भी टॉपिक का कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो इसीलिए डेली आप बस आधा घंटा साइंस के लिए निकाल लीजिएगा। और इसके अलावा जितने भी जीके के टॉपिक्स रह गए वो हम शाम को 8 बजे करते हैं। 8 बजे जी की क्लास रहती है अपनी, तो वहाँ पर हम सारा क्लियर कर लेते हैं। 8 के सारे सब्जेक्ट लेते हैं जीके के, हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस वहाँ पर रहते हैं फ्रेंड्स। और स्टैटिक जी के भी साथ साथ क्लियर करके चलते हैं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था? तो सबसे पहले पहला सफल क्लोन जंतु, यहाँ पर क्लोन वर्ड सा आपको इस क्लोन वर्ड का मतलब थोड़ा सा पता होना चाहिए। मैं बता देती हूँ। एनिमल क्लोनिंग क्या होती है, पशु क्लोनीकरण क्या होता है? तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, इस प्रक्रिया में सबसे पहले एक मादा भेड़ के स्तन की कोशिकाएं ली गई। क्या ली गई? मादा भेड़ के स्तन की कुछ कोशिकाएं ली गई, और उन्हें पोषण विहीन, जहां पर कोई पोषण नहीं उसको मिला, तो पोषण विहीन संवर्ध माध्यम में रख दिया गया, और इन कोशिकाओं की जो है विभाजन क्षमता रुक जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो उसकी विभाजन क्षमताएं थी कोशिकाएं की, वो रुक गई, और क्या हो गया, उसकी क्रियाशील जो जनन है उन्होंने कार्य करना बंद कर दिया। तो ये परीक्षण हुआ था, सफल क्लोन परीक्षण किस पर हुआ था? भेड़ पर हुआ था। भेड़ पर सबसे पहले सफल क्लोन परीक्षण हुआ था। आई होप आपको क्लोन परीक्षण समझ में आ गया होगा। इसमें एक मादा भेड़ को लिया गया, और उस मादा भेड़ के स्तन की कुछ कोशिकाएं ली गई, उन्हें पोषण विहीन माध्यम में रख दिया गया, और उसकी जो कोशिकाएं हैं उन्होंने विभाजन क्षमता, उनकी जो विभाजन क्षमता है वो रुक गई, और उन्होंने कार्य करना बंद कर दिया। जो जीन थे, जितने भी क्रियाशील थे, वो सारे बंद हो गए। तो यहाँ पर ये भेड़ पर परीक्षण किया गया था सबसे पहले। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सूची 1 और सूची 2 यहाँ पर दे रखे हैं। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा एग्जाम में आ रहे हैं, कथन और कांड से रिलेटेड, सूची 1 और सूची 2 से रिलेटेड। ये टाइम कंज्यूम करते हैं, बट आपने अगर अच्छे से प्रैक्टिस की है क्वेश्चंस की, तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन आपका गलत होगा। तो यहाँ पर डेली आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा साइंस की 3 से 3:30। आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करिएगा, ताकि आपको टाइम से जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। प्राइमर हमारे रहते हैं 2 टाइम पर रहते हैं, एक 3 बजे, एक 8 बजे। तो यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 दे रखा है फ्रेंड्स। सूची 1 में जो दे रखा है, ये दे रखा है डार्विन, लेमार्क, ह्यूगो डी व्रिज और ओप्रिन। तो यहाँ पर जो ये हैं, इन्होंने किसके बारे में लिखा है? तो डार्विन ने लिखा है, जैसे प्रकृति वर्ण के बारे में डार्विन ने लिखा है। और जो ये लेमार्क हैं, लेमार्क ने किस बारे में लिखा है? तो लेमार्क ने जो लिखा है, ये लिखा है उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। क्या लिखा है लेमार्क ने? यहाँ पर 1 रहेगा इसका, लेमार्क का ये रहेगा उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत इन्होंने लिखा है। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत इन्होंने लेमार्क ने लिखा है। किसने लिखा है? लेमार्क ने उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत इन्होंने दिया है। और जो ह्यूगो डी ब्रिज है, इन्होंने किस बारे में लिखा है? तो ह्यूगो डी ब्रिज ने जीवन की, ह्यूगो डी ब्रिज जो सी है इसका आंसर रहेगा, इन्होंने उत्परिवर्तन के बारे में लिखा है। किसके बारे में लिखा है? उत्परिवर्तन के बारे में इन्होंने लिखा है। ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन के बारे में लिखा है। और बच गया जीवन की उत्पत्ति, इसके बारे में ओप्रीन ने लिखा है। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओप्रीन ने लिखा है। तो
यहाँ पर आपके 4 क्वेश्चंस अलग अलग क्लियर हो जाते हैं। तो अगर एक सिंगल क्वेश्चन भी यहाँ से आता है कि लेमार्क ने किस बारे में लिखा है, तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया है, और डार्विन ने जो प्रकृति वर्ण के बारे में, और जो है ह्यूगो डिवरीज ने उत्परिवर्तन के बारे में बात की है, और ऑपरी ने जीवन की उत्पत्ति के बारे में बात की है। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ज्वाइन नहीं किया है आपने तो। निम्नलिखित में से कौन सा गुण मनुष्य के कर्मिक विकास की दिशा में नहीं है? तो इनमें से ऐसा कौन सा गुण है जो मनुष्य के कर्मिक विकास की दिशा में नहीं, कर्मिक विकास यानी डेवलपमेंट की जो दिशा है उसमें नहीं है? तो यहाँ पर क्या रहेगा, बरकुटी कटक, और बी द्विनेत्री दृष्टि, या फिर सी जबड़ों का छोटापन, या फिर डी परिग्राही पूंछ। तो क्या रहेगा यहाँ पर आंसर? तो इनमें से क्या है ऐसा जिसमें कर्मिक विकास की दिशा नहीं होती, यानी एक बार उसका विकास हो गया और दोबारा से उसका जो है और ज़्यादा विकास नहीं होगा, वो डेवलप हो जाता है टाइम के साथ, तो एक ही बार डेवलप हो जाता है। तो इनमें से ऐसा क्या है मनुष्य के क्रमिक विकास की दिशा नहीं होती है? तो बरकुटी कटक, यहाँ पर द्विनेत्री दृष्टि, या फिर जबड़ों का छोटापन, या फिर प्रग्राही पूंछ। तो यहाँ पर जो द्विदृष्टि है, ये द्विनेत्री दृष्टि यहाँ पर ये है, इसका एक बार डेवलपमेंट हो जाता है फिर नहीं होता है, तो यहाँ पर ये आएगा इसका आंसर द्विनेत्री दृष्टि। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, जल्दी से देख लेते हैं फ्रेंड्स, और प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के समय क्या अनुपस्थित था? जो पृथ्वी पर जीवन नहीं आया था, जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी उस समय, उस टाइम पर क्या अनुपस्थित था? तो पृथ्वी पर क्या अनुपस्थित था? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया। तो आज जो हम पृथ्वी पर, हम धरती पर जो रह रहे हैं, तो किसकी वजह से रह रहे हैं? क्या है पृथ्वी पर ऐसा जब यहाँ पर जीवन संभव है? तो यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन पहले नहीं थी, इसीलिए जो है यहाँ पर ऑक्सीजन रहेगा आंसर। ऑक्सीजन पहले नहीं थी इसलिए पृथ्वी पर जीवन अनुपस्थित था, तो यहाँ पर ऑक्सीजन आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। पूर्व मतलब पहले हुआ। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल तथा जीवाणु थे। तो इस युग में क्या था? प्रोटोजोआ था, शैवाल थे और जीवाणु थे। तो यहाँ पर क्या दे रखा है? वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ, पहले हुआ। तो इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल और जीवाणु थे। क्या थे? यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? 2 लाख वर्ष पूर्व, 20,000 वर्ष पूर्व, या फिर 20 लाख वर्ष पूर्व, या फिर यहाँ पर आंसर रहेगा 20 करोड़ वर्ष पूर्व। तो क्या रहेगा आंसर यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर रहेगा 2 लाख वर्ष पूर्व ऐसा हुआ। तो ये आएगा आंसर ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। मैमथ पूर्वज हैं। जो ये मैमथ हैं, ये किस चीज़ के पूर्वज हैं? मैमथ पूर्वज हैं घोड़े के, कुत्ते के, ऊंट के, हाथी के। तो मैमथ जो थे वो पूर्वज किसके थे? तो मैमथ पूर्वज थे हाथी के। किसके थे? हाथी के थे। मैमथ पूर्वज थे हाथी के। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैमथ पूर्वज थे हाथी के। मैमथ में थ है, यहाँ पर हाथी में भी थ है, तो इस तरह से थोड़ा ट्रिक से भी आप इसको लर्न कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज है। जो आधुनिक मनुष्य मॉडर्न ह्यूमन बीइंग का हाल का पूर्वज है। हाल का पूर्वज है। कौन है पूर्वज इनमें से? क्रोमेग्नान मनुष्य, या फिर बी जाव मनुष्य, या फिर सी निएंडरथल मनुष्य, या फिर डी पैकिंग मनुष्य। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर रहेगा क्रोमेग्नान मनुष्य। ये जो हैं क्रोमेग्नान मनुष्य, ये हैं आधुनिक मनुष्य का हाल के पूर्वज हैं क्रोमेग्नान मनुष्य। याद रखना है, क्रोमेग्नान मनुष्य कौन है? आधुनिक मनुष्य के हाल ही के पूर्वज हैं। निम्नलिखित में से कौन नवीनतम समझा जाता है? इनमें से कौन नवीनतम समझा जाता है? जो नया है इनमें से कौन नवीनतम समझा जाता है?
क्रोमेगनान मानव, या फिर बी हिडलबर्ग मानव, या फिर सी पल्टडॉन मानव, या फिर डी निएडर मानव। तो यहाँ पर जो न्यू है, नवीनतम है, तो यहाँ पर नवीनतम क्या है? ये है नवीनतम जो अभी आया है हमारे हाल ही के पूर्वज, जिनको बोलते हैं क्रोमैग्नॉन मानव। क्या कहेंगे? क्रोमैग्नॉन मानव। ये है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। जीवों में जो है आनुवांशिक लक्षण है वे संतान में ले जाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? क्रोमोसोम द्वारा, या फिर राइबोसोम द्वारा, या फिर प्लाज्मा द्वारा, या फिर लाइसोसोम द्वारा। जो जीव हैं उनमें आनुवांशिक लक्षण जो होते हैं, आनुवांशिक हेरिडिटिकल जो हैं लक्षण हैं, क्योज हैं, वे क्या हैं? संतान में ले जाए जाते हैं। किसके द्वारा? इनमें से किसके द्वारा जीवों में आनुवांशिक लक्षण ले जाए जाते हैं? तो किसके द्वारा ले जाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर रहेगा क्रोमोसोम के द्वारा। किसके द्वारा? क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनके द्वारा जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट से देख लेते हैं। स्वागत है सभी का पूजा डागर जी की क्लास में। आप पहली बार अगर जी की क्लास में आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है क्लास में। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं यहाँ पर जो बार बार रिपीट हो सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पर हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं। कोई इंपॉर्टेंट अलग से निकाले हुए क्वेश्चंस नहीं है, एक टॉपिक से बहुत अच्छे से क्वेश्चन निकाले गए हैं फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। जैव विकास इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो किसने समझाया जी? ये जैव विकास है, इसको सर्वप्रथम सबसे पहले किसने समझाया? तो किसने समझाया जैव विकास को सबसे पहले? इवैल्यूएशन को सबसे पहले किसने समझाया ये बताना है। यहाँ पर ए आंसर रहेगा आइंस्टाइन ने, या फिर न्यूटन ने, या फिर चार्ल्स डार्विन ने, या फिर लेमार्क ने। तो ये जीव विकास है, इवोल्यूशन है, तो इसको सर्वप्रथम किसने समझाया था? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर रहेगा लेमार्क ने। किसने? लेमार्क ने जीव विकास के बारे में सबसे पहले बताया था। तो इवोल्यूशन के बारे में सबसे पहले लेमार्क ने समझाया। आगे चलते हैं, विकास का प्रमुख कारक क्या है? तो विकास डेवलपमेंट का मेन जो है क्योज क्या है, क्या कारण है, जो क्या कारक है, यहाँ पर कारक बताना है। विकास का मुख्य कारक क्या है? हासिल किए हुए गुण, या फिर बी उत्परिवर्तन, या फिर सी लैंगिक जनन, या फिर डी प्राकृतिक वर्ण। तो क्या रहेगा आंसर? विकास का मुख्य कारक क्या है? तो विकास का मुख्य कारक क्या है? यहाँ पर प्राकृतिक जो है, प्रकृति है, सबसे मुख्य कारण है प्राकृतिक वर्ण। ये विकास का सबसे मुख्य कारण है प्राकृतिक वर्ण। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में डार्विन ने कहा था। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? कौन सा अंग नहीं है? अवशेषी अंग नहीं है। ए, तो यहाँ पर बताना है इनमें से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है। अवशेषी अंग कौन सा नहीं है? ए निकटेटिंग पर्दा, या फिर बी कर्णपाली की कर्णाभ मांसपेशियां, या फिर सी सामने वाले चपटे दांत, या फिर डी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो क्या रहेगा आंसर यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 12 का क्या आंसर रहेगा? यहाँ पर आंसर रहेगा सामने वाले चपटे दांत, जिसको बोलते कृंतक। तो यहाँ पर सामने वाले जो चपटे दांत आएगा ये हमारे अंग मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है। सामने वाले चपटे दांत ये अवशेषी अंग नहीं है, बाकी सारे अवशेषी अंग में आते हैं। क्या आते हैं? ये सारे के सारे आते हैं। निकटेटिंग पर्दा और कर्णपाली की कर्णाभ मांसपेशियां और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये सारे के सारे अंग आते हैं हमारे अवशेषी। लेकिन जो ये दांत है ये कुछ भी अवशेषी नहीं करते, सामने वाले चपटे दांत। मनुष्य में कौन सा अंग अवशेषी है? यहाँ पर कौन सा अंग अवशेषी है? बाल है, या फिर बी कोकिस सक्स है, या फिर नेत्र भो है, या फिर डी उडुक पूछ है। तो क्या आंसर रहेगा? कौन सा अंग अवशेषी है?
तो इनमें से कौन सा एक अवशेषी अंग है? तो यहाँ पर जो अवशेषी अंग है हमारा, क्या है अवशेषी अंग इनमें से? यहाँ पर आंसर रहेगा उडिक पूंछ। ये है उडिक पूंछ है हमारा अवशेषी अंग। और जो ये बाल हैं और कोकी सक्स है और नेत्र बो हैं, ये हमारे अवशेषी अंग में नहीं आते हैं। जो ये है उडुक पूंछ, ये आता है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स है। तो यह क्या है? एक आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? जोरेसिक काल का सरीसृप है, जोरेसिक युग का स्वर पुरातन पक्षी है, या फिर बी जुरेसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है, या फिर सी ट्राइएसिक काल का सरीसृप है, या फिर डी ट्राइएसिक एवं जुरेसिक दोनों कालों का सरीसृप है। तो यहाँ पर जो ये क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? यह है एक जोरासिक युग का स्वर, ये आएगा सर्व पुरातन पक्षी है। ये एक पक्षी है, जोरासिक युग का सर्व पुरातन सबसे पुराना पक्षी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15 पर हम चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन हमारा इस टॉपिक का बचा है, इसके बाद बस 22 के कुछ क्वेश्चंस भी हम कर लेते हैं आज की क्लास में। तो 15 जो क्वेश्चन है ये क्या है? जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। जीवों में अत्यधिक विविधता का क्या कारण है? विविधता जो होती है, सबसे ज़्यादा विविधता का क्या कारण है जीवों में? तो जीवों में विविधता का कारण है सहभागिता या अनुकूलन या फिर उत्परिवर्तन या फिर बहुगुण सूत्रा। तो यहाँ पर आंसर रहेगा अनुकूलन जो है सबसे ज़्यादा जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है अनुकूलन। ठीक है फ्रेंड्स, अनुकूलन सबसे अधिक विविधता का कारण है। ये हो गए अपने 15 क्वेश्चन। ये टॉपिक जो हमारा 21 टॉपिक है कंप्लीट हो गया है। अब हम 22 टॉपिक को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जो 22 टॉपिक है इसका नाम है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ सेल टिश्यूज एंड ओरिजन्स। तो यहाँ पर ये आंसर जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्लीज़ जुड़े रहें वीडियो में अंत तक। ज़्यादा क्वेश्चन इसके भी हमने नहीं करने हैं आज, बस कुछ ही क्वेश्चन हम रखे हैं। तो यहाँ पर बस 10 ही क्वेश्चन इस लेसन के करेंगे, तो जुड़े रहें वीडियो में अंत तक। हम आधे घंटा की क्लास ही रखते हैं, इससे ज़्यादा हम क्लास नहीं करते हैं। डेली साइंस की बस आधा घंटा ही क्लास रहती है अपनी, तो प्लीज़ टाइम से आप क्लास पर ज्वाइन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? मानव जीनोम का अनुक्रमण सफलतापूर्वक किया गया वर्ष। तो यहाँ पर जो मानव जीनोम है इसका अनुक्रमण सफलतापूर्वक किया गया वर्ष कौन सा है? मानव जीनोम का अनुक्रमण सफलतापूर्वक किया गया कौन से वर्ष में किया गया? मानव जीनोम का अनुक्रमण सन 2001 में, सन 1995 में, सन 2010 में, सन 2015 में। तो यहाँ पर आंसर रहेगा मानव जीनोम का अनुक्रमण सफलतापूर्वक किया गया सन 2001 में किया गया। कब किया गया? सन 2001 में मानव जीनोम का अनुक्रमण सफलतापूर्वक किया गया सन 2001 में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। डीएनए में नहीं पाया जाता। तो क्या नहीं पाया जाता? इनमें से डीएनए में क्या नहीं पाया जाता ये हमें बताना है। तो एडनिन जो है ये पाया जाता है डीएनए में, और गुआनिन भी पाया जाता है, लेकिन यूरेसिल इसमें डीएनए में नहीं पाया जाता। तो इसका सी आंसर रहेगा। एडनिन और गुआनिन ये दोनों के दोनों डीएनए में पाए जाते हैं, लेकिन यूरेसिल नहीं पाया जाता। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से संतति के आनुवंशिक पदार्थ में विभिन्नता का या के कारक है या है? तो क्या है? जैनिक, यहाँ पर ए आंसर रहेगा लैंगिक जनन या फिर अलैंगिक जनन या फिर उत्परिवर्तन या फिर पश्चात परिवर्तन। तो क्या रहेगा यहाँ पर आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का? क्वेश्चन नंबर 3 में जो ऐड हो जाएंगे यहाँ पर सारे के सारे ऐड हो जाएंगे अलैंगिक जनन को छोड़कर, क्योंकि यहाँ पर बात कर रहे हैं हम कौन सा संतति
आनुवांशिक पदार्थ में, किसमें, आनुवांशिक पदार्थ में विभिन्नता का कारक है। तो आनुवांशिक पदार्थ में जो ये लैंगिक जनन है ये भी आ जाएगा, उत्परिवर्तन भी आ जाएगा, पश्चात परिवर्तन भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर अलैंगिक जनन का कोई काम नहीं है, तो ये बी कैंसिल हो जाएगा और 1, 3, 4 आंसर इसका रहेगा। तो सी आंसर रहेगा इसका, 1, 3, 4 आंसर रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, ज़्यादा क्वेश्चन अपने नहीं बचे हैं, बस 10 ही क्वेश्चन इसके आज हम करेंगे। तो 4th क्वेश्चन चल रहा है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, अगर लाइक नहीं किया है तो फिर रह जाएगा, आप भूल जाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। जीवन के उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण था। जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी तब जो पृथ्वी है उसका वातावरण था, तो कैसा था उसका वातावरण, उपचायक था, उदासीन था, अपचायक था, या अपचायक और उपचायक था, तो कैसा था। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर रहेगा जीवन की उत्पत्ति के समय जो पृथ्वी है उसका वातावरण था, तो उसका वातावरण कैसा था, उसका वातावरण था अपचायक था। कैसा था, अपचायक था। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण अपचायक था। ठीक है फ्रेंड्स, कैसा था, अपचायक था। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 5। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। तो नाभिक के अलावा, किसके अलावा, नाभिक को छोड़कर कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। तो किस कोशिकांग में डीएनए होता है, ए गाल्जी उपकरण में, बी तारक केंद्र में, या फिर सी लाइसोसोम में, या फिर डी माइटोकॉन्ड्रिया में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर रहेगा, यहाँ पर आंसर रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। तो नाभिक के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग में डीएनए होता है, याद रखना है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, परक्रमित कोशिका मृत की कोशिकाओं और आणविक नियंत्रण को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, जो ये है परक्रमित कोशिका, क्या, परक्रमित कोशिका मृत की कोशिकाओं और आणविक नियंत्रण को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, काल प्रभावन कहते हैं, या फिर एपोप्टोसिस, या फिर अपहार्सन, या फिर उत्तक्ष्य। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर रहेगा हमारा बी, एपोप्टोसिस, ये आंसर रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है। मानव जो हमारा शरीर है इसकी सबसे छोटी अस्थि का नाम बताना है। तो यहाँ पर ए स्टेपीज है, या फिर बी वोमर है, या फिर सी मैलियस है, या फिर डी इंक्स है। तो क्या रहेगा, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि क्या है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है स्टेपीज। स्टेपीज सबसे छोटी अस्थि है, याद रखना है, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है स्टेपीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखना है ये, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है स्टेपीज। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। बस यही अपने 3 ही क्वेश्चन बचे हैं, इनको भी फटाफट से हम कर लेते हैं। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, और डेली अपनी यहाँ पर 3 बजे क्लास रहती है साइंस जीके की, तो डेली 3 बजे आप प्राइमर पर आ जाया करें। तो डेली 3 बजे हम यहाँ पर साइंस जीके करते हैं, और डेली 8 बजे हम करते हैं जीके क्लास। ठीक है फ्रेंड्स, तो हाँ यहाँ पर हम अपनी चैनल पर हर एक जो आर्ट के सब्जेक्ट होते हैं, हर एक सब्जेक्ट की जीके यहाँ पर कवर करके चलते हैं। तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं चैनल को। तो यहाँ पर आपको बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, जो कि आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल साबित होगा। तो फ्रेंड्स ज्वाइन कर लीजिए चैनल को, अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी है।
तो यहाँ पर कौन सी सबसे छोटी हड्डी बतानी है, तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, मानव शरीर की। वहाँ पर हमने किया था सबसे छोटी अस्थि कौन सी है, वो हमारी स्टेपीज होती है। और यहाँ पर हम कर रहे हैं मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो जो मानव शरीर है उसकी सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेपीज है, वोमर है, या फिर सी मैलियस है, या फिर डी इंक्स है। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अस्थि होती है और जो हड्डी होती है वो एक ही चीज होती है, तो यहाँ पर भी आंसर हमारा स्टेपीज ही रहेगा। तो क्या आंसर रहेगा, यहाँ पर भी हमारा स्टेपीज आंसर रहेगा। जो मानव शरीर है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है वो स्टेपीज में आती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये अपने 8 क्वेश्चन हो गए हैं। आगे चलते हैं 9 क्वेश्चन पर। बस 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, तो जुड़े रहें अंत तक वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है, सबसे दृढ़ सबसे मजबूत भाग बताना है। हमारे शरीर का कौन सा ऐसा पार्ट है जो सबसे मजबूत है, तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा, ए दंत वलक है, फिर बी या अस्थि है, या फिर सी डेंटिन है, या फिर डी सीमेंटम है। तो क्या रहेगा आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर रहेगा सबसे जो दृढ़ भाग है हमारे शरीर का, सबसे मजबूत जो भाग है वो क्या है, हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है हमारे दांत। तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर, यहाँ पर आंसर जो रहेगा हमारे जो दांत होते हैं वे सबसे मजबूत हमारे शरीर के सबसे मजबूत हिस्सा होते हैं। तो यहाँ पर दांत, दंत वाले, दंत को ही दांत कहते हैं फ्रेंड्स, दंत को ही दांत कहते हैं। यहाँ पर संस्कृत में इसको दंत को ही दांत कहते हैं, दंत वलक। तो यहाँ पर आंसर रहेगा ए, क्या रहेगा, दंत वलक आंसर रहेगा इसका। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, हमारा जो शरीर है इसमें पसलियों के जोड़े कितने होते हैं, कितने पसलियों के जोड़े बताने हैं। हमारे शरीर में जो पसलियां होती हैं उनके जोड़े कितने होते हैं, तो हमारे जो शरीर में पसलियां होती हैं उनके जोड़े होते हैं 10 होते हैं, 12 होते हैं, 14 होते हैं, या फिर 11 होते हैं, 10, 12, 14, 11। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आंसर क्या रहेगा, जल्दी से आप गैस कीजिए क्या आंसर रहेगा और आंसर कीजिएगा। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, तो मनुष्य के शरीर में पसलियों के जोड़े होते हैं, कितने होते हैं, यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा बी, 12 होते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के जोड़े 12 होते हैं, कितने होते हैं, 12 होते हैं। आई होप आपको क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। सारे हम टॉपिक वाइज साइंस को कवर कर रहे हैं। डेली अपनी 3 से 3.5 क्लास रहती है, तो आप डेली आप अटेंड कीजिए करें और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए। और कैसे आपको क्वेश्चंस लगे, क्या आपकी जो है अलग से कुछ रिक्वायरमेंट है तो बताना, प्लीज़ कमेंट करना। और थैंक यू सो मच, कीप स्माइल। फिर मिलते हैं शाम को 8 बजे, प्लीज़ टाइम से आप ज्वाइन कीजिएगा क्लास को। और बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय।